हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से यानी कि वर्ण और वर्णमाला से, जिसमें आप जानेंगे कि इस वर्ण और वर्णमाला से ही इतने प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि आपने शायद सोचा नहीं होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने प्रकार के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। उम्मीद करूंगी आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। वर्ण या वर्णमाला परिभाषा एवं भेद, इसके आधार पे यहाँ क्वेश्चन बताना है बच्चे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये बातें इसमें समझनी होंगी कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न जो आपका आता है तो उसमें पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा कहते किसे हैं? ये 5वीं कक्षा तक बच्चों को बता दिया जाता है कि हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बोलकर वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। लिखकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। और एक सांकेतिक भाषा होती है यानी संकेत के ज़रिए हम अपने मन के विचारों भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो यही पूछ रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण बोला जाता है, पद बोला जाता है, उच्चारण बोला जाता है या शब्द बोला जाता है? तो सबसे छोटी इकाई की बात आप करेंगे बच्चे तो क्या बोला जाएगा? तो आप कहेंगे उससे क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? वर्ण बोला जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? इस तरह आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी। ठीक, आगे चलें। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि वर्णमाला में वर्ण के प्रकार कितने हैं? तो आप कहेंगे 2 प्रकार हैं। एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है? वर्ण के भेद, इस तरह से। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक लघुत्तम इकाई के बारे में बताना है बच्चे। जी, सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? क्या शब्द को, अर्थ को, वर्ण को या मात्रा को? चलिए, बताइए अपना-अपना सभी। क्या-क्या बताते हैं आप लोग? हाँ जी, सभी सही-सही बताएँगे। चलो, बिल्कुल, हाँ जी, क्या जवाब दे रहे हैं? हाँ, परीक्षा में आए हुए प्रश्न बच्चे। चलिए। तो जब बात की जाती है, जब ये कहता है ना भाषा की सार्थक इकाई, जब ये कैसी बात करते कह दे भाषा की सार्थक इकाई, तो भाषा की सार्थक और कैसी लघुत्तम इकाई पूछ लेता है, तो सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ यानी कि उसका अर्थ होना चाहिए, है ना? उसका अर्थ होना चाहिए, तो वो सार्थक होता है। अब जिसका अर्थ रहेगा वो क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे उसको शब्द बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चे? शब्द बोला जाता है। क्योंकि जो वर्ण होते हैं ना, वर्ण, तो उनको तो आप इस तरह से का, चा, टा, ता, पा ऐसे करके लिख लेते हैं? और जब तक इनको जोड़ेंगे नहीं तो इनके कोई अर्थ नहीं बनेंगे। जैसे इन सबको जोड़ के आप माना आपने कहा कमल, ठीक है? आपने वर्णों को जोड़ के क्या बना दिया? शब्द बना दिया। शब्द कैसा है? सार्थक है, यानी उसका अर्थ है। अर्थ के साथ में है, वही पूछ रहा है लघुत्तम इकाई कौन-सी रहेगी? तो आप कहेंगे शब्द रहेगी। ठीक है? आगे बढ़ें। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? चलो, वर्णों के कितने भेद होते हैं बच्चे? बताना है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो 10 होते हैं, 2 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने अभी आपको बताया था कि कितने भेद होते हैं। जी, बताइए। वर्णों के कितने भेद होते हैं? मैंने शायद अभी बताया था। तो क्या कहने वाले हो आप? तो जब वर्णों के भेद के बारे में पूछे, तो आपको कहना होगा कि वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यानी वर्णों को 2 पार्ट में विभक्त किया गया है, स्वरों में और व्यंजनों में। स्वर की बात करता है तो स्वर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे स्वर होते हैं 11
और अगर व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन कितने होते हैं, अगर हम टोटल गिनते हैं ना तो 41। जैसे नॉर्मल आप कहते हो 33 होते हैं, तो 33 नहीं है, उनमें और भी जुड़े हुए होते हैं, टोटल करके वो 41 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां बताइए। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां बताइए बच्चे। क्या 44 है, 52 है, 33 है या 48 है? तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की अगर वो बात करता है, तो जब हम कुल की बात करें तो आपको क्या कहना होगा कि 52 होती हैं। कितनी होती हैं बच्चे? 52 होती हैं। किस तरह से? तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझते होंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है? कुल वर्ण पूछ रहा है भाषा के। उनकी कितनी लिपियां हैं ये पूछ रहा है। कैसे बताना है? तो आपने बताया कितना? आपने बताया 52। कितना बताया बच्चे? 52। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से जिसे बोला जाता है स्वर। और स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? शुरुआत इसकी की जाती है तो आ से स्टार्ट होता है। आ ई उ री ए ओ आओ। ठीक है जी, ठीक है। टोटल गिन लेना कितने हो गए? तो आप कहेंगे 11 हो गए। आगे आते हैं, दूसरी बात करते हैं तो व्यंजन की बात आती है। ठीक है, व्यंजन में बताया अभी कितने की? 41। किस तरह से जानेंगे? किस तरह से जानेंगे? देखिए 41 है तो सबसे पहले जो आपको देखना होगा कि व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा है। कितने? 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में बांटा गया है। ठीक है जी, अब 5 वर्ग कौन-कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता और पा वर्ग। ठीक है जी, हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। का, खा, गा, घा, अणा। ठीक है, चा में है च, छ, जा, झा, ञ। टा में है आपका टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता में है ता, था, दा, धा और ना। पा में है पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर ये 5 वर्ग खत्म हो जाते हैं और इनको क्या बोला जाता है? तो ये जो 5 वर्गों में विभक्त हैं इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनको बोला जाता है बच्चे। टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। 5 इधर हैं और 5-5 इधर हैं। कितने हो गए टोटल? 25 हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई 25। ठीक है, अब इसके बाद में नंबर आता है, ये तो 5 हो गए। अब माँ पे हमने खत्म कर दिया ना इसको, कहाँ पे खत्म हो गया? का से माँ तक खत्म हो गया। माँ के बाद में जब बात आएगी तो आप कहेंगे क्या आता है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ है। ठीक है, अब अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं? तो आप इसमें कहेंगे यारा लावा, या रा ला वा। कितने हो गए? 4 हो गए बच्चे। ठीक है, इसके बाद में बात आती है किसकी? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात आती है। अब ये कितने होते हैं बच्चे? तो यहाँ पर भी आप कहेंगे तीनों शाह होते हैं। ठीक है, तीनों शाह और एक हा होता है। गिनती की जाए तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं क्या आता है? तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या आएगा बच्चे? संयुक्त व्यंजन आएंगे। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो संयुक्त में आता है छ, त्र, ज्ञा और श्रीमान वाला श्रा। ठीक है, कितने होते हैं बच्चे? तो ये भी 4 होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आते हैं, थोड़ा और जानते हैं। थोड़ा क्या जानना है? देखिए, एक होता है जिसे आप बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। व्यंजन है ना,
अब द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसमें आप कहेंगे इसके नीचे डा के नीचे यहाँ पर है ना ये द्विगुण व्यंजन है। इसके नीचे बस एक बिंदी लगेगी, डा और ढा। ठीक है, तो कितने हो गए? आप कहेंगे 2 हो गए। ठीक है, एक होता है आयोगवाह। क्या बोलते हैं? आयोगवाह। आयोगवाह कितने होते हैं? तो आप कहेंगे अंग और अंगा को कहा जाता है। अंग और अंगा को कहा जाता है। कितने हो गए? आप कहेंगे 2 हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी ये क्या बना लेना है? पूरी वर्णमाला को इस तरह से रखना है। अभी तो ये कुछ नहीं है ना? इससे आगे बातें और आने वाली हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखिए कितने हो गए? तो 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 25 और 16 को आप टोटल कर लीजिए। 25 प्लस 16 को आपने टोटल किया, कितना आ गया? 5 6 कितना हो गया? 11, 3 और 1 कितना हो गया? 4। यानी कि जो हमारे व्यंजन निकले, कितने निकले? 41 निकले। ठीक है, और जो हमारे स्वर हैं टोटल ये कितने हैं? तो ये तो हो गए व्यंजन। ठीक है, ये तो हो गए व्यंजन, और स्वर कितने हैं? तो आप कहेंगे स्वर हो गए कितने? 11। इस तरह से टोटल जो हमारे वर्ण बनते हैं वो कितने बनते हैं? 52 बनते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, आराम से याद करेंगे। जो बच्चे शुरुआत में पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहद ही बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, तो लिपि चिन्ह जो हमारे हैं यानी कि वर्णमाला, वर्णमाला यही तो है, वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह। तो वही कह रहा है वो कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चे ये रहा आपके सामने, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर वर्ण परिभाषा यानी दूसरा पॉइंट आ गया। मैंने आपको बताया कि कई तरह के प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस किस परीक्षा में आए, 2022 में, 23 में और 18 19 में ये प्रश्न आए हुए हैं, वीडियो में आए हुए हैं, पीजीटी में आए हुए हैं, लेक्चर प्रवक्ता के लिए आए हुए हैं, पुलिस में आया हुआ है, एसएससी जीडी में आए हुए हैं। यानी कि कोई परीक्षा है जहाँ पर हिंदी आती है तो ये सारे प्रश्न वहाँ आए हुए हैं। चलिए तो देखते हैं। तो कह रहा है दूसरे तरीके से, अब यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसके बारे में बताना है कि स्वरवर्ण परिभाषा। तो कह रहा है कि कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है बताना है। इनमें से जो है, जो स्वर नहीं है, आ, ए और ये है उ। ठीक है, उ है ये, उ या बा। तो आप बता सकते हैं कि स्वर नहीं है, क्योंकि स्वर कौन कौन से हैं तो बताया था। आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। ठीक है जी, समझ गए? अब ढूंढ लीजिए कहीं है, आप कहेंगे जो नहीं है स्वर वो डी हो गया। तो स्वर नहीं है, क्या हो गया है? जी बिल्कुल। अब ये आपके स्वर हो गए एक मात्रिक, और ये आपका क्या है? संयुक्त हो गया। संयुक्त है यानी कि आ प्लस ई बराबर ए बना है, इसको बोला जाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर बोला जाता है बच्चे इसको। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से री क्या है बताना है, इनमें से री क्या है ये बताना है। चलिए बताइए, री जो है इसको कहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने? क्या व्यंजन में, या संयुक्त व्यंजन में, या स्वर में, या दोनों में? कहाँ पढ़ा था? तो जी आप बिल्कुल सही समझे हैं। क्या समझे हैं? आपने कहा मैम जी दोनों में कैसे पढ़ लेंगे? री है, स्वर में पढ़ा जाएगा। किस में पढ़ा जाएगा बच्चे? स्वर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं हमारे वो का से ज्ञ तक चलते हैं। ठीक है, का से ज्ञ तक चलते हैं। स्वर हमारा जो है आ से औ तक चलते हैं। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है ये बताना है। री की मात्रा का उपयोग हुआ है ये बताना है।
तो बच्चे क्या री की मात्रा इधर है, इधर है, इधर है, इधर है? तो बताइए कहाँ पर लगी है री की मात्रा? अब कैसे जानेंगे? जब आप इसका कर देंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से आपको पता चलेगा। तो आप बिल्कुल सही समझे हैं, री की मात्रा वृष्टि में लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है बच्चे? वृष्टि में लगी हुई है। बिल्कुल सही समझ गए आप लोग। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो बच्चे अभी बताया था कि स्वर कितने होते हैं, 11, 13 या 9, ये आगे पीछे हो गया है, ठीक है, या 10। तो क्या है? तो आप कहेंगे कि स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चे? 11 होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण क्या बच्चे? आप कहेंगे नहीं होता। अनुस्वारों की सहायता से होता है, आप कहेंगे नहीं होता। अनुनासिकों की सहायता से होता है, आप कहेंगे नहीं होता। बिना किसी की सहायता से होता है, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से यानी स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है बच्चे? क्या संधि का है, वर्ण का है, समास का है, लिंग का है? तो अभी बताया था कि स्वर किसका भेद है, तो आप कहेंगे वर्ण का भेद है। किसका भेद है? वर्ण। यानी वर्ण के कितने भेद बताए हैं? तो आप कहेंगे वर्ण के 2 हैं। कौन सा? एक स्वर है और दूसरा क्या है? दूसरा व्यंजन है बच्चे। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आएंगे। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन देंगे आप? सी ऑप्शन देंगे। चलिए, मात्रा के आधार पे स्वर बताने हैं आपको। तो मात्रा के आधार पे आप बताएंगे। तो मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। मात्रा के आधार पे स्वर के कितने प्रकार होते हैं बताइए? 2, 3, 4, 5 क्या बता रहे हैं आप लोग? चलिए बताते हैं। देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देनी होंगी ये चीज़ें कि जब मात्रा के आधार पे पूछता है ना स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप कहेंगे जी पढ़ा है। तो बस वही मात्राएं हैं। तो आप कहेंगे मात्रा के आधार पर अगर हम स्वर के प्रकारों की बात करते हैं तो कितने हो जाते हैं? आप कहेंगे पहला होता है हर्ष स्वर, ठीक है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है जी। अब इसमें आप बात करेंगे तो क्या बात करनी है कि हर्ष स्वर जो होते हैं वो क्या है? तो हर्ष स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो कम समय में उच्चारित हो जाते हैं, बहुत कम समय लेते हैं। इनको एक मात्रिक वर्ण बोला जाता है। एक मात्रिक वर्ण यानी एक मात्रा वाले एक मात्रिक वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब होते कौन कौन से हैं वो? तो इसमें आप याद रखेंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होते हैं, ठीक है बच्चे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। दीर्घ की बात करें तो ये हर्ष और स्वर से 2 गुना समय लेते हैं। हर्ष स्वर से कितना? 2 गुना समय। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक वर्ण यानी 2 गुना समय लेने वाले द्विमात्रिक वर्ण इन्हें बोला जाता है। ये हर्ष स्वर से 2 गुना समय लेते हैं, ठीक है। अब होते कौन कौन से हैं? तो उनका दीर्घ कर दीजिए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, और छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। क्लियर जी? इस तरह से ये हो गए आपके दीर्घ मात्राएं। दीर्घ मात्राएं हो गई। आ जाइए, प्लुत की बात करते हैं तो इनको बोला जाता है त्रिमात्रिक यानी कि हर्ष स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लेते हैं। ये त्रिमात्रिक बोला जाता है। त्रिमात्रिक वर्ण बोला जाता है, ठीक है जी। अब बात आती है कि कौन से वर्ण है, तो किसी भी शब्द के बाद आप इसको लगा दीजिए, वो त्रिमात्रिक हो जाएंगे। जैसे आपने राम का उच्चारण किया और इसके पीछे ऐसे 3 लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? प्लुत हो जाएगा। इनका प्रयोग नाटक और संवादों में किया जाता है, ठीक है।
या फिर ऐसे भी लगा होता है, ऐसे एस वाला चिन्ह लगा होता है और ये भी क्या है, तो आप कहेंगे ये भी क्या पहचान रहेगी, त्रिमात्रिक की यानी प्लुत वर्ण की या प्लुत स्वर की पहचान रहेगी। क्लियर? तो इस तरह से आ जाइए, आप समझ गए होंगे कि कितनी मात्राएं होती हैं, स्वर के कितने प्रकार, मात्रा के आधार पे, तो आप कहेंगे 3 हो गए। क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए। हर्ष, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो बच्चे ये तो आपने अभी पढ़ा। क्या संधि के हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या व्यंजन के हैं? आप कहेंगे नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक? आप कहेंगे नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं? आप कहेंगे नहीं। हर्ष, दीर्घ और प्लुत की बात करें तो ये किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं बच्चे। क्लियर? समझ गए अब तो? किसके प्रकार हैं? स्वर के। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? सभी स्वर दीर्घ होने चाहिए। तो दीर्घ स्वर के लिए क्या पहचान बताई थी अभी? तो दीर्घ में बड़ी मात्राएं आपको याद रखनी रहेंगी। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और अब इनमें 2 मात्राएं लगती हैं, इसमें 2 मात्राएं लगती हैं इसलिए रहेगा। ठीक है, और छोटा ओ और आओ। ठीक जी, अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए छोटा है, आप कहेंगे जी हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए री छोटा है, आप कहेंगे जी हर्षव का आ गया। यहाँ पर तो 2 आ गए हर्षव के। पहला ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर क्या है, सभी स्वर दीर्घ हैं, तो ये वाला आपका राइट हो गया। क्या जवाब दिया आपने? अभी देखते हैं आप लोगों के जवाब भी, है ना? सभी जवाब देते रहिए। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं ये बताइए? तो क्या प्लुत कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं? तो देखो बच्चे, प्लुत स्वर की बात करें तो ये 3 गुना समय लेते हैं। कितना समय लेते हैं? 3 गुना समय लेते हैं हर्ष स्वर का। ठीक है, लेते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? त्रिमात्रिक वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? त्रिमात्रिक वर्ण बोला जाता है। ठीक है जी, आगे आते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ई मूल स्वर कहलाते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु को ही क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर बोला जाता है। दीर्घ स्वर बोला जाता है। ठीक है, अब उन्होंने यही पूछा कि हर्ष से 2 गुना समय लगता है जिसमें, तो किसमें लगता है? तो आप कहेंगे दीर्घ में 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? द्विमात्रिक वर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो बस यही आपका जवाब हो गया। क्या कहोगे आप? गुरु लिखने से भ्रमित नहीं होंगे। क्लियर? चलिए, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? जी, चलो आगे बढ़े, बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है ये पूछ रहा है बच्चे। तो क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर की बात करनी है, दीर्घ स्वर की। अच्छा, ये लिखा है बच्चे आपका बड़ा आ। ठीक है जी, परीक्षा में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा है। अब आपने कहा दीर्घ में 2 मात्राएं, तो ए में भी 2 मात्रा लगती है और आपके ओ में भी 2 मात्राएं लगी हुई हैं, यही बात है ना जी। अब इसको संशय को हटाएंगे अभी हम। उसने पूछा है दीर्घ स्वर बताइए, तो इसको क्या बोला जाता है एक भाषा में? तो आप कहेंगे संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण कहते हैं इनको। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप कहेंगे जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलके बना आ प्लस ई बराबर ए हुआ है। ठीक है जी, ओ की बात करिए, इसको भी क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? तो आप कहेंगे संयुक्त वर्ण बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी क्या, हाँ। लेकिन कैसे? तो आ प्लस में ऊ बराबर ओ बना है ये। 2 वर्णों के मेल से बना कि नहीं बना? आप कहेंगे जी बना है। बस यही बात ध्यान रखिए, परीक्षा रखने वाले ने यही इसलिए रखा है एग्जाम। अब ये जो ऊ है, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये तो हर्ष है, एक मात्रा वाला हर्ष स्वर है ये तो। ठीक है, और ये क्या है? तो आप कहेंगे ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, दीर्घ स्वर।
बस यही पूछ रहा है, दीर्घ स्वर बताइए कौन सा है। तो दो तो इसमें संयुक्त हो गए, एक हर्ष हो गया, जो दीर्घ है वो कौन सा है, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। दीर्घ स्वर बताना है। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर नहीं है बच्चे, वो देखना है। क्या बताना है? जो संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जो संयुक्त स्वर हैं उनकी। तो संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो आप रखेंगे संयुक्त स्वरों को, जिनमें क्या कहते हैं आप कहेंगे ए, ए, ओ और आओ। ठीक है जी, ठीक है। देखिए आगे बात करेंगे, किससे मिलके बना है? तो आप कहेंगे आ प्लस ई बराबर दोनों के मिलने से ए बन गया है। ठीक है जी। इसकी बात करते हैं बड़े ए की। आप कहेंगे आ प्लस में ए बराबर दोनों के मिलने से क्या बन गया है? बड़ा ए हो गया है। ठीक है जी, आ जाइए। ओ की बात करेंगे तो आ प्लस में ऊ बराबर दोनों के मिलने से ओ हो गया है। ये क्या हो गया बच्चे? ओ हो गया है। आगे आ जाओ। आओ की बात करेंगे तो आ प्लस में ओ के मिलने से क्या बन गया है? आओ बन गया है। क्या बन गया है? आओ बन गया है बच्चे। इस तरह से तो संयुक्त मिले आपको, संयुक्त मिले, आप कहेंगे हाँ जी ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है। जो नहीं है उसको लेंगे ये वाला। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये दीर्घ स्वर है। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो बच्चे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है जिसमें वो क्या है? तो एक और रह गया, क्योंकि जब बात करते हैं किसकी? हर्ष की, हर्ष स्वर की बात करते हैं तो हर्ष स्वर एक मात्रा का समय लेता है ना? एक मात्रा का समय लेता है। जब बात करते हैं किसकी? दीर्घ की, दीर्घ स्वर की, तो ये दो मात्रा का समय लेता है। कितनी की? दो मात्रा का। तीसरी बात आ जाती है प्लुत की, और प्लुत कितना समय लेता है? तो आप कहेंगे तीन मात्रा का, तीन मात्रा का समय लेता है। तो वही पूछ रहा है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय कौन लेता है? तो प्लुत स्वर लेता है। कौन लेता है? प्लुत स्वर लेता है। तो कौन सा हो गया? डी ऑप्शन राइट हो गया। समझ गए, आगे बढ़े। चलिए, हाँ जी, लिख रहे हैं रेड कलर से, ये ना ऑरेंज दिख रहा है। चलो, संधि संयोग के आधार पे स्वर, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है, ये बताइए। तो बच्चे संयुक्त स्वर, तो ये संयुक्त है, आप कहेंगे नहीं दीर्घ है। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, क्या ये है? आप कहेंगे ये भी दीर्घ है। ये है? नहीं जी, आप कहेंगे ये भी दीर्घ है। तो संयुक्त कौन सा है? ए संयुक्त है। किससे मिलके बना है ये भी पूछेगा वो। तो आप कहेंगे आ प्लस में ए मिलके बन गया है बड़ा ए। क्लियर, इस तरह से आगे बढ़े। कोई झंझट, कोई झंझट नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है तो आगे चलते हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ स्वर कौन सा है? ओ, ई, औ या आ? क्या बताना है बच्चे? संवृत स्वर बताना है। तो संवृत स्वर कौन सा है? तो आप पहले ये जानिए संवृत होता क्या है। तो स्वर के चार प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, उन चार में से एक आपका संवृत है। अब ये कह रहा है संवृत है, इसमें मुंह लगभग लगभग बंद रहता है। लगभग क्या रहता है? बंद रहता है। ठीक है, यानी कि ना के बराबर खुला रहता है। वर्ण कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे इसमें वर्ण आते हैं ई उ ऊ। ठीक है, ई उ ऊ, ये आपके आ जाते हैं संवृत के अंतर्गत। क्लियर, यहाँ से देखेंगे कहीं है तो आप कहेंगे यह है, नहीं है। ये है, आप कहेंगे नहीं है। ये है, आप कहेंगे नहीं है। क्या है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका।
क्या आप समझ पाए बात को? जी, समझ पाए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ी-सी व्याख्या कर लेते हैं कि ये संवृत्त कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, आपको जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर, क्या याद रखना है? मोटी बातें याद रखनी है ना? चलो, देखिए, मुख द्वार के खुलने के आधार पे, क्या याद रखना है? मुख द्वार के खुलने के आधार पर क्या याद रखना है? स्वर के प्रकार याद रखने हैं बच्चे, ठीक है? क्या याद रखोगे? स्वर के प्रकार याद रखने हैं। स्वर के कितने प्रकार? तो आप कहेंगे 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? स्वर के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें नंबर 1 विवृत स्वर कहते हैं, नंबर 1, ठीक है? अर्ध विवृत बोला जाता है, नंबर 2 विवृत, अर्धविवृत और अब आते हैं अर्ध संवृत नंबर 3 और संवृत नंबर 4, ठीक है? याद रहेगा? अभी पढ़ रहे थे, याद रहेगा ना? चलिए, विवृत का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, विवृत यानी वृत बना हुआ होता है, वो क्या कहलाएगा? विवृत कहलाएगा। अब पूरा कब बनता है? तो डॉक्टर वाला आ करवाना पड़ता है। डॉक्टर वाला क्या करवाना पड़ता है? आ करवाना पड़ता है। तो विव्रत में आ जाएगा आ। किसके आधार पे? मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के 4 प्रकार। क्लियर? विव्रत में आएगा बड़ा आ। अर्धविव्रत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार का आधा खुलना होता है। मुख द्वार कैसे खुलता है? आधा खुलता है। किसमें आधा खुलता है? तो डॉक्टर बोलता है बड़ा आ बोलना है, तब तो विव्रत हो गया। क्लियर? अब हम नॉर्मली जहां आधा मुख खोलेंगे वहां छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे छोटा आ आएगा, बड़ा ए आएगा, ओ और आओ आएगा। ठीक, अब इसमें क्या है? जी, इसमें छोटी ए नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे। अर्धविपरीत में छोटी ए नहीं है। क्या है? आ, ए, ओ, आओ। याद रहेगा? चलिए, अर्ध संवृत की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है, क्या रहेगा? तो अभी हम अर्धविपरीत पे बड़ा ए बोल रहे थे, यहाँ पे छोटा ए कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? छोटा ए हो जाएगा और छोटा ओ हो जाएगा, क्योंकि वहां वृत्त से बच गए ये। ठीक है, छोटा ए और छोटा ओ। संवृत की बात करते हैं तो छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ दोनों आ जाएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। क्लियर? जी। अगर बात करता है अर्ध संवृत की, तो अर्ध संवृत में क्या करोगे आप कहोगे क्या आना है? छोटा ए आना है, छोटा ओ आना है। क्लियर? चलिए, अगर अर्धविपरीत की, तो अर्धविपरीत में क्या याद रखना है? तो आपने कहा विपरीत में बड़ा आ का मुंह खोलना था, अर्धविपरीत में छोटा आ का मुंह खोलना है। तो छोटा आ जाएगा, बड़ा ए आ जाएगा, छोटा ओ आ जाएगा और बड़ा ओ आ जाएगा। ठीक है? चलिए, इस तरह से आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। देखो, अर्धविपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर। अब क्या है? एक होता है विपरीत और एक होता है अर्धविपरीत। तो विपरीत में क्या होता है? तो आपने याद किया था, विपरीत में होता है डॉक्टर पूरा मुंह खुलाएगा आपसे, है ना? कि भाई बड़ा आ करिए। क्लियर? तो वो विपरीत हो गया है। अर्धविपरीत की बात करते हैं, तो अर्धविपरीत में अब ये बड़ा आ तो दे दिया किसको? विपरीत को, बड़े मुख को। अब जहाँ पे आधा मुख खुलेगा वो क्या है? छोटे आ को लेगा। किसको लेगा बच्चे? छोटे आ को लेगा। तो छोटा आ लीजिए, छोटा आ हो गया, है ना? बड़ा ए हो गया और ऑल वाला हो गया, ठीक है? ये वाला। और क्या आ जाएगा? बड़ा औ आ जाएगा। ये किस में चला गया? तो आप कहेंगे अर्धविपरीत में। कहीं है तो आप कहें हाँ जी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। क्लियर? ऊ आ आता है आपका, ठीक है? बड़ा ऊ, छोटा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई किस में आते हैं? तो आप कहेंगे ये आते हैं संवृत में। किस में आते हैं बच्चे ये? तो आप कहेंगे संवृत में आते हैं मैम। ठीक है जी। और अर्ध संवृत की बात करें, अर्ध संवृत की बात करें तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे ए आता है। क्या आता है? ए आता है और क्या रह गया? छोटा ओ आता है। क्या हो गया? ये अर्ध संवृत हो गए। कुल मिला के इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। आगे बढ़े? चलिए, तो आंसर तो आपको मिल ही गया है। क्या है? बी ऑप्शन राइट हो गया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है बच्चे? का वर्ग का उच्चारण स्थान आपको जानना है। तो देखो, का वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है कौन सा है। तो कैसे याद करते हैं? आपने जब पढ़ी होगी वर्णमाला, ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा कि व्यंजन को 5 वर्गों में बाँटा गया है। का, चा, टा, ता, पा। पढ़ा ना? चलिए, तो का वर्ग जो आपका होता है, वही पूछ रहा है। का वर्ग, एक होता है चा वर्ग, ठीक है? एक होता है टा वर्ग, एक होता है ता वर्ग और लास्ट होता है आपका पा वर्ग। क्लियर समझे? जी। अब देखो, अब देखो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का किससे होता है? तो आप कहेंगे का होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है जी? ठीक है। तो आपने का से कंठ, चा से तालु, टा से मूर्धा, दा से दंत, पा से ओष्ठ, इस तरह से पढ़ा। यानी कि इनमें जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी इसी के आधार पे उच्चारित होते हैं। कैसे उच्चारित होते हैं? तो आप यहाँ पे पढ़ते हैं का, खा, गा, घा और अड़ा। ठीक है? चा वाली पूरी लाइन तालु होती है। चा, छा, जा, झा और आपका या। टा, ठा, डा, ढा और अणा। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है? इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। पूछा है काबर का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या मिल गया? आप कहेंगे कंठ मिल गया। क्या मिल गया बच्चे? कंठ मिल गया। बिल्कुल समझ गए होंगे बात को। आगे बढ़ें। जी। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। आपको यहाँ पे बस ये उदाहरण था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको अपनी थोड़ा देख लेंगे नजरों में, है ना? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है ना उन्हें, स्पर्श व्यंजन। का से माँ तक जो वर्ण होते हैं, का से, कहाँ से? का से माँ तक के जो हमारे वर्ण होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ठीक है? क्या बोला जाता है बच्चे? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। कितने होते हैं? 25 होते हैं टोटल। कितने होते हैं बच्चे? 25 होते हैं। बस इसी तरह आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो उच्चारण स्थान बताया इन स्पर्श व्यंजनों का। तो कंठ, तालु, ये मूर्धा है बच्चे। ठीक है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। जैसे कंठ से का वाली लाइन बोली जाती है, तालु से चा वाली लाइन बोली जाती है। ठीक है? मूर्धा से आपका टा वाली लाइन बोली जाती है, दंत से आपकी ता वाली लाइन बोली जाती है और ओष्ठ से आपकी पा वाली लाइन बोली जाती है, यानी पावर को उच्चारण होता है। ठीक है? फिर बाद में ये कह रहा है कि अंत्यस्थ है। अंत्यस्थ होता है आपका, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? यारा लावा, यानी अंत्यस्थ से उच्चारित क्या होते हैं? यारा लावा। और ऊष्म व्यंजनों से उच्चारित जिन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं वो क्या है? तीनों शा और हा होते हैं। आगे चलें। ये तो आपके लिए था कि आप समझ लें इन चीज़ों को। आगे आते हैं।